नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 जो कि है कैदी और कोकिला के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला जिस पाठ में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन के अंदर कैदियों पे, जो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला गया है, उन पर किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, वो कवि कोकिला के माध्यम से अर्थात कोयल के आपसी संवाद के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। पहला है, कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। कोयल की कूक अर्थात ध्वनि सुनकर कवि ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। तो आपको बताना है कि कोयल की कूक सुनकर कवि ने कहा कि कहीं पर तुमने कोई जंगल की आग देख ली है या कैदियों पर होते हुए अत्याचार देख लिए हैं, जिस कारण से तुम इस अंधेरी रात में आकर यहाँ पर चिल्ला रही हो, और यहाँ पर सब तरफ चोर और डाकू ही रहते हैं। ये एक काल कोठरी है, कारागृह है, जिसमें हर तरफ चोर, डाकू और बटमार ही रहते हैं। ऐसी जगह पे तुम्हारा क्या काम है। इस प्रकार से तो हमको इतना सा बताना है कि उसकी आवाज सुन के, पहला तो उन्होंने बताया कि भाई तुमने कहीं पे कोई अत्याचार होते हुए देखा है, जंगल की आग देखी है, किस कारण से चिल्ला रही है। या दूसरा ये बताना है कि ये काल कोठरी है और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है, और तुम क्या कैदियों पे होने वाले अत्याचारों से तुम भी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही हो। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो इसमें भी हमें यही बताना है, कवि ने कोकिल के बोलने की यह संभावनाएं बताई कि शायद उसने भी कहीं कैदियों पर होते हुए अत्याचारों को देखा है, जंगल में हो। पहले तो आपको इसमें लिखना है, कवि ने कोकिल के बोलने की निम्न संभावनाएं जताई। अब इसके बाद में हम पॉइंट डालेंगे। पहली संभावना जताई कि शायद कोयल ने कहीं पर कैदियों पर होता हुआ अत्याचार देख लिया है। पहली संभावना, शायद कोयल ने कहीं पर कैदियों पर होता हुआ अत्याचार देखा है। दूसरी संभावना हमें बतानी है कि कोयल ने शायद कहीं कोई जंगल की आग देख ली है, जिसके कारण वह शोर मचा रही है। दूसरा पॉइंट, कोयल ने शायद कोई जंगल की आग देख ली है, इसके कारण वो शोर मचा रही है। तीसरा पॉइंट हमें देना है, कोयल अपने मधुर ध्वनि के द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध प्रकट करना चाह रही है, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का विरोध प्रकट करना चाह रही है। तो ये 3 पॉइंट हमें इस प्रकार से इसके उत्तर में लिखने हैं। अगला है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो आपको ध्यान होगा, इसमें उत्तर में हमको बताना है कि ब्रिटिश इसमें आपको लिखना है गुलाम भारत में ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि पहले तो हमको ये बताना है कि गुलाम भारत में ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार तम अर्थात अंधकार गहरा और काला होता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन के कार्य भी
काले हैं, अर्थात अपने देशवासियों पर, भारत देशवासियों पर अत्याचार करने के और उन्हें प्रताड़ित करने के कार्य हैं। इस कारण से ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो आपको यही बताना है कि गुलाम भारत में ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि जिस प्रकार तम गहरा और काला होता है, अंधकार से तम अर्थात अंधकार गहरा और काला होता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन की करनियां भी काली हैं। वे भारत के रहने वालों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर भारतीय पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं अर्थात यातनाओं का वर्णन करना है कि जो पराधीन भारत था, गुलाम भारत था, उसमें कैदियों पर किस किस प्रकार के अत्याचार होते हैं वो आपको बताना है। तो आपको इसमें बताना है, पहला, उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था और उन्हें इस प्रकार से रखा जाता था कि न तो वो मर सकते थे और ना ही वे जी सकते थे। उन्हें किसी भी प्रकार के बुराई का या किसी भी प्रकार के अत्याचार का विरोध करना सही नहीं, उचित नहीं था। उनके लिए किसी भी प्रकार के विरोध, किसी भी बात का, किसी भी अत्याचार का विरोध करना उनके लिए उचित नहीं था। साथ ही उनसे जो कोहलू था उस पर काम करवाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। इस प्रकार से आपको इसमें बताना है, जो हमने पाठ में पढ़ा है उसी प्रकार से है, वही सारी चीजें हमको इसमें बतानी है कि कैदियों को पेट भर भोजन नहीं दिया जाता था, उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती थी जिससे वे मर न जाएं और जी भी नहीं पाए। उन पर किए जा रहे अत्याचारों का और उनके साथ होने वाली गलत बातों का उन्हें विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही उन्हें कोहलू पर कार्य करवाया जाता था, जिससे उनसे कुएं से पानी निकालना तथा अन्य भारी काम करवाए जाते थे, यातनाओं से युक्त कार्य करवाए जाते थे। इसके अलावा उन्हें सुबह शाम दिन भर हर समय उन्हें पीटा जाता था, मारा जाता था। ये सारी यातनाएं आपको इसमें बतानी है। इसके बाद में है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। भावार्थ हम पढ़ चुके हैं पाठ का, और उसी के आधार पर इन पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना है। अगला है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि कहीं इसने कोई जंगल की आग तो नहीं देख ली है, या कहीं पर कैदियों पर होता हुआ अत्याचार तो नहीं देखा है, या कैदियों पर कहीं अत्यधिक अत्याचार तो नहीं हो रहा है। तो यही चीज बतानी है कि शायद इसने कहीं जंगल की आग देख ली, जो कि आपकी पुस्तक के प्रश्न संख्या 108 के दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि किस अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं देखी। यानी कि कौन सी जंगल की आग की लपटें तुमने देख ली हैं, या कहां पर कैदियों पर होता हुआ अत्याचार तुमने देखा है, जिसके कारण अर्धरात्रि को तुम चिल्ला रही हो। तो ये अंदेशा प्रकट कर रहा है कवि। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। आपको ध्यान होगा, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारे पास तो उड़ने के लिए पूरा नभ है, बैठने के लिए हरी हरी पेड़ की डालियां हैं, और तुम्हारे गीत जो हैं वो भी सब पसंद करते हैं, और वहीं मेरे लिए ये काल कोठरी ही है, और मेरे लिए पूरा संसार मेरे लिए 10 फुट की काल कोठरी है, और यदि मैं रोकर अपने दुख प्रकट करता हूं तो वो भी मेरे लिए अपराध है। तो इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। तो आपको ये बताना है, कवि का मानना है कि कोयल के पास में उड़ने के लिए खुला आसमान है, बैठने के लिए पेड़ की हरी भरी डालियां हैं, और उसका गीत गाना सबको अच्छा लगता है। वहीं इसके विपरीत कवि के पास में जेल की काल कोठरी है,
और जेल की काल कोठरी जो कि 10 फुट की है वही उसका पूरा संसार है, वो उसके बाहर नहीं सोच सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए यदि वह रोता है तो उसे भी अपराध समझा जाता है, इसलिए कवि कोयल से ईर्ष्या कर रहा है। इसके बाद में आगे है अगला प्रश्न आपका, कवि ने स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित की हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के जो मधुर गीतों की स्मृति है वो ये है कि आपको पता होगा कि कोयल अधिकतर उस समय कूकती है जब वर्षा का आगमन होता है या बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उस समय हरियाली का आने का संभावना होती है। इसलिए कवि को लग रहा है कि तुम्हारी ध्वनि, तुम्हारी आवाज नई ऊर्जा को लाने का और नई उत्पत्ति, नव चेतना को दर्शाने का कार्य करती है। प्रकृति में जब नए अंकुर फूटते हैं, नए पल्लव आते हैं, नए पत्ते आते हैं, उस चीज को दर्शाती है। और यही मेरी स्मृति पटल पर, मेरी याददाश्त में छाया हुआ है कि तुम उसी समय बोला करती हो। लेकिन आज जो तुम बोल रही हो तो यह मेरी जो स्मृति पटल है उसे हटा रही है, उस बातों को हटा रही है, क्योंकि आज वर्तमान में न तो कोई नया अंकुर आ रहा है, ना ही पेड़ों पे हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम आज बोल रही हो तो केवल अपने मधुर गीतों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए तुम बोल रही हो। इसलिए अब मेरे स्मृति पटल पर जो तुम्हारे गीतों की मधुर स्मृतियां थी वो अब नष्ट करने पर तुम तुली हुई हो, क्योंकि पहले जब बोला करती थी तब उस वक्त हरियाली और नए पत्ते और नव जीवन के उत्पत्ति को दर्शाती थी, और वर्तमान में जब बोल रही हो तो तुम विरोध को दर्शा रही हो। इसलिए तुम इस प्रकार से जो मेरी स्मृति मधुर स्मृतियां हैं, जो तुम्हारे गीतों की मधुर स्मृतियां हैं, उसे तुम नष्ट करने पर तुली हुई हो। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से एक गहना आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाता है, नारी के रूप को बढ़ाता है, नारी के सम्मान में वृद्धि करता है, उसी प्रकार हथकड़ियां जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को अपने देश को स्वतंत्र कराने के कार्यों के लिए पहनाई गई है, इसे क्रांतिकारी गहने के रूप में लेते हैं कि ये हमारा सम्मान है, ये हमारे आभूषण है जिससे हमें सम्मान प्रदान किया जा रहा है कि हमने अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में काली शब्द का बार बार प्रयोग यमक तथा अनुप्रास अलंकार के मिश्रण के साथ पंक्तियों में विशेष चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। ये तो पता नहीं है कि यमक और तथा अनुप्रास अलंकार का जो मिश्रण है उसके कारण पंक्तियों में विशेष चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। साथ ही आली, काली, इन शब्दों की तुकबंदी से भी, काली शब्द के जो अंत में बार बार प्रयोग किया गया है उसकी तुकबंदी से भी कविता में एक अत्यंत रसयुक्त भाव प्रकट हो रहा है, जिससे ये इस पद्य को अत्यंत रुचिकर और मन को छू लेने वाला बना रहा है। इससे
इन शब्दों के अंत में बार बार प्रयोग करने से तुकबंदी का प्रयोग हो रहा है, जिससे इसमें एक विशेष रस भाव उत्पन्न हो रहा है और यह हृदय को छू लेने वाला भाव है और अत्यंत रुचिकर भाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने दावानल के माध्यम से कैदियों पर हो रहे अत्याचारों को प्रकट किया है। तो इस स्थान पर कवि ने एक प्रकार से रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें कवि ने प्रश्न के रूप में, कवि ने अपने मन के भाव को प्रश्न के रूप में कोयल से पूछने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर यह अत्यंत सौंदर्यता प्रकट कर रहा है। इसके बाद में है अगला, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी और कोयल की तुलना करते हुए उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दोनों की विषमताएं दर्शाने का प्रयास किया है। उपमा तो की है, लेकिन उस उपमा का प्रयोग उन्होंने विषमता के रूप में किया है कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में जो असमानता है वो नजर आ रही है। तो इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में उपमा अलंकार के विपरीत प्रयोग करते हुए उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, लेकिन विषमता प्रकट करने हेतु करते हुए इसमें एक अद्भुत काव्य सौंदर्य प्रकट करने का प्रयास किया है। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। आपको गृह कार्य के रूप में गृह कार्य है आपका पाठ 12 के प्रश्नोत्तर करने हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पाठ 12 के प्रश्नोत्तर करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।